नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। चंडीगढ़ में गुजरात के चुनावी नतीजों पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि जनता ने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिया है। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने गुजरात की जनता को धन्यवाद किया और वहीं आम आदमी पार्टी पर भी सीएम ने निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हवा हवाई की बातें करती है। देश भर में उसका गया है और जनता का वर्डिक्ट है। जनता के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं और आखिर तो हर 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में जनता के सामने जाना पड़ता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो इसलिए एक अच्छा मैसेज सारे देश में उसका गया है। वहीं हरियाणा सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान सामने आया है। मुजफ्फरगढ़ में हरियाणा और दिल्ली के पानी के लिए बनाई जाने वाली योजना पर चर्चा हुई। जंगल सवारी के विषय पर भी अधिकारियों ने बातचीत की और केंद्र से फंड आने के बाद उस जमीन के लिए काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जंगल सफारी से इको टूरिज्म रोजगार बढ़ेगा। अरावली के इलाके को हरा भरा करने के लिए हरियाणा सरकार का प्रयास लगातार जारी है। वही खबर गुरुग्राम से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने जैव विविधता पार्क की आधारशिला कार्यक्रम में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री दमदमा लेक पहुंचे और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने दमदमा लेक पर मैत्री रेस को हरी झंडी दिखाई और साथ ही कार्यक्रम में सीएम ने नौकायन करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने वाली स्थानीय समिति को CSR से 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूरी भी दी। वहीं सोनीपत में सीएम के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। मिनी सचिवालय की पार्किंग पर सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। जिला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही आयोजन के लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सीएम जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाएंगे। इसी के साथ सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम के मद्देनजर सोनीपत में धारा 144 भी रहेगी। वहीं अंबाला में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी का चुने जाने पर हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमने सोचा था उसी प्रकार हमारा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी दोनों चुने गए। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में आपकी MCD में जीत पर केजरीवाल पर भी पलटवार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो लिख कर दे रहे थे कि बीजेपी की 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, फिर भी हमने पूरी टक्कर दी और अच्छे परिणाम आए। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया। वहीं हिमाचल में बीजेपी की हार पर प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आए। अच्छा हुआ, जिस प्रकार से मैंने सोचा था उसी प्रकार से हमारा सीनियर डिप्टी मेयर भी और हमारा डिप्टी मेयर भी दोनों चुने गए और बिना उसके एकदम चुनाव। देखिए, हमारा पहले फैसला था वो उनके साथ डिप्टी मेयर हमने उनको दिया था, सीनियर डिप्टी मेयर हमारा था, तो दोनों का निर्णय हमने पहले कर लिया था और उसी प्रकार से सारा वो निर्णय पूरा उतरा।
और सबने उसी प्रकार से जो भी हमारे पार्षद थे, जैसा पार्टी का आदेश था उसी प्रकार। तो अंबाला से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां अंबाला में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी का चुने जाने पर हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हमने सोचा था उसी प्रकार से हमारा सीनियर मेयर और डिप्टी सीनियर मेयर भी चुने गए हैं। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली एमसीडी चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और केजरीवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो लिख रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी की 20 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, फिर भी हमने पूरी टक्कर दी है। तो ये तस्वीरें भी आपको अंबाला से दिखा रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर का बयान सामने आया है। वहीं कुरुक्षेत्र पंचायत भवन में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहली बार पहुंचे मंत्री कमल गुप्ता ने कड़े संकेत और तीखे तेवर दिखाए। मंत्री खुद बैठक में समय से 1 मिनट पहले पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में 10 मिनट पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एंट्री पर बैन लगा दिया जाएगा। इसी के साथ ही बिना अनुमति गैर हाजिर रहने वाले 11 विभागों के मुखियाओं को भी मंत्री ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। मंत्री ने कहा कि बैठक में 14 शिकायतें रखी गई हैं, जिसमें से 11 का निपटारा हुआ, 3 शिकायतें लंबित हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात पर उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री और हाईकमान के अधिकार क्षेत्र की बात है। ये मेरा सौभाग्य है कि पूरे विश्व में जहां भगवत गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसमें मेरा आना हुआ। मुझे यहाँ की पावन धरती का स्पर्श मिला और उसमें ग्रीवेंस कमेटी के नाते जो हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ड्यूटी लगाई, उसकी आज ये पहली मीटिंग थी और इस मीटिंग में 14 कंप्लेंट्स थी। ये तस्वीरें भी आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और बैठक में कमल गुप्ता शामिल हुए। ये तस्वीरें भी आप तक कुरुक्षेत्र से पहुंचा रहे हैं, जहां अधिकारियों को कड़े संदेश भी दिए गए और साथ ही जिला कष्ट निवारण समिति की ये बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं पंजाब के जोधपुर जिले से शुरू हुई पगड़ी संभाग जट्टा किसान संघर्ष समिति की मिसाल यात्रा भिवानी पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि भिवानी यात्रा पहुंच चुकी है और ये यात्रा पाकिस्तान बॉर्डर स्थित भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शहीद समाधि स्थल से शुरू हुई और यह मशाल पंजाब हरियाणा के 10 जिलों को पार करती हुई 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान 150 नुक्कड़ सभाएं कर किसानों को संघर्ष समिति ने संबोधित किया। इस मौके पर समिति के प्रदेशाध्यक्ष संदीप ने कहा कि सरकार ने किसानों से एमएसपी पर काम और 2020 बिजली बिलों को रद्द करने का वायदा किया था, लेकिन इस वादों से सरकार मुकर चुकी है। उन्होंने साथ ही कहा कि सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन किसान की बात आती है तो खजाने खाली हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको भिवानी से दिखा रहे हैं, जहां किसानों ने यात्रा निकाली है और साथ ही पंजाब से ये मिसाल यात्रा शुरू हुई और अब ये यात्रा भिवानी पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि यात्रा अब 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। तारीख से जब हम मसाल मार्च लेके निकले थे, उसके बाद में पंजाब में करीब 40 जगह इस मसाल मार्च का स्वागत हुआ और पंजाब के लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हरियाणा के लोगों ने हमारी बहुत सेवा की और हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी कि रात को 9 बजे तक भी महिलाएं सड़क पर मसाल का इंतजार कर रही थी। 2 दिन हमने सरसा में लगाए, 3 दिन फतेहाबाद में लगाए, 2 दिन हिसार में लगाने के बाद में मेरे साथ प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी संदीप स्वाच और राज्य कमेटी के कई साथी हाजिर हैं। हमने ये 28 तारीख को एक मशाल यात्रा जो फिरोजपुर जिला पंजाब का बॉर्डर का इलाका हुसैनीवा, जहाँ शहीद आजम सर भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का समाधि स्थल है, वहाँ से एक मशाल यात्रा शुरू की है और ये पंजाब से होते हुए हरियाणा के विभिन्न जिलों से होते हुए 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पहुंचेगी। क्योंकि सरकार ने पिछले साल 9 दिसंबर को एक वायदा किया था
भी एमएसपी पे काम करेंगे और जो 2020 बिजली कानून है उसे रद्द करेंगे। मगर वहीं फरीदाबाद एनआईटी के 1 नंबर में रहने वाले शख्स ने सूदखोर से परेशान होकर खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली। आपको बता दें कि पीड़ित सेक्टर 56 के रहने वाले सूदखोर ब्रिजेश कुमार शर्मा से परेशान था। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने 15 लाख रुपए लिए थे और सालों से 50-50 हजार ब्याज के रूप में देकर अभी तक वो 38 लाख रुपए ही दे चुका था। फिर भी सूदखोर ने पीड़ित से 17 लाख की कार निकलवाई और किस्त भरने का उस पर दबाव बना रहा था। किस्त न भरने पर बच्चों, परिवार और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। धमकी से ही परेशान होकर पीड़ित ने एक कदम उठाया। पीड़ित की गंभीर हालत देखकर उसे दिल्ली से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पुलिस ने नाका लगाकर रॉन्ग साइड वाले वाहन चालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार का कहना है कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले लोगों का चालान भी किया जा रहा है। दरअसल जल्दी जाने के लिए लोग रॉन्ग साइड पर ही अपने वाहन चलाते हैं, जिसके चलते हादसों का खतरा भी बना रहता है। इसी वजह से पुलिस ने अब रॉन्ग साइड पर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें भी आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है और रॉन्ग साइड से आने वाले लोगों पर के चालान काट रही है। जो ऑटो स्टैंड है थोड़ा आगे स्टैंड कराए थे, कई बार स्टैंड वाले थोड़ा आगे अगली साइड आके आ जाते हैं, कुछ ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं और कुछ जो रॉन्ग साइड आते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, जाम लग जाता है। मुलाजिम नियुक्त कर रखे समय समय को हटाते रहें और फिर भी रॉन्ग साइड आते हैं तो उनको चालान कर देते हैं। वहीं जुलाना में बीएसपी जवान ओम सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि ओम सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पीजीआई में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि अंतिम सांस में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी और सैनिक को नम आंखों से अंतिम विदाई भी दी गई। वहीं मृतक बीएसपी जवान के भाई कप्तान सिंह ने बताया कि ओम सिंह के शरीर की नसें ब्लॉक हो गई थी, जिससे बीपी की समस्या पैदा हो गई। लेकिन 4 दिसंबर को फिर से तबीयत बिगड़ने पर रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ओम सिंह के परिवार में 2 लड़के हैं। ओम सिंह 1986 में हिसार से सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और अब इंस्पेक्टर बन चुके थे। 3 साल से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सेवारत थे। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव करसोला में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ओम भाई तो 37 साल की सर्विस करते करते बीमारी का आज भगवान ने प्यारे हो गए। मैं पूरा करसोला गांव, पूरा जुलाना विधानसभा भाई को नमन करता है और इस बात में शोक प्रकट करता है। मैं जुलाना विधायक के नाते से इस परिवार के साथ दुख की घड़ी में साथ खड़ा हूँ, पूरा गांव साथ खड़ा है। मेरे दादाजी और जो भी सब में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, जो 1 महीने से बीमार थे। वहीं करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग प्रदेशों से किसान नेता शामिल हुए और इस दौरान किसान नेताओं के अनुसार इस बैठक का मुख्य एजेंडा आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करना था, जिसमें मुख्य रूप से यह फैसला लिया गया कि किसान आगामी जनवरी में एक बार फिर से आंदोलन की ओर अग्रसर हो सके। वहीं इस आंदोलन की रूपरेखा को लेकर 24 दिसंबर को करनाल में एक बार फिर राज्य स्तरीय बैठक की जाएगी। फिलहाल किसान आंदोलन स्थगित होने पर सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार उन पर खरा नहीं उतरी, इसलिए किसान एक बार फिर आंदोलन करने की राह पर है।
स्वरूप जो है वो 24 तारीख को तय किया। आज जो 26 नवंबर का हम प्रोग्राम किया है, पहले 14 नवंबर की मीटिंग में तय हुआ था, वो 26 नवंबर में उसके रिव्यू किया, उसके बारे में रिपोर्ट लिया भी कैसा हुआ। वो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ और उसमें जो बात आ रही थी कि संयुक्त मोर्चा टूट गया, खिंड गया, जो ऐसा प्रचार था उसको हमने कम धोने के लिए उसको बड़े एक्शन किए और उसमें साफ हो गया कि संयुक्त मोर्चा कहीं नहीं गया, संयुक्त मोर्चा सुना। यहाँ करनाल में जो मीटिंग हुई उसमें 17 से ज्यादा राज्यों के प्रतिनिधि थे। महाराष्ट्र से थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ऐसे 17 से ज्यादा राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ आए थे और बहुत बड़ी चर्चा हुई, बहस हुई है और भूमि अधिग्रहण के बारे में चर्चा हुई, एमएसपी गारंटी कानून के बारे में चर्चा हुई है। कुछ बताना चाहेंगे? वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्वास्थ्य अधिकारी के कथित दबाव में आकर एक महिला कर्मचारी ने अपने हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला कर्मचारी के यह कदम उठाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। दूसरी महिला कर्मचारियों ने जैसे तैसे उसे जख्मी हालत में इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचाया। वहीं मामला गरमाता देख सिविल सर्जन के हाथ पांव भी फूल गए। इसके बाद सिविल सर्जन महिला कर्मी का हालचाल जानने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। उधर इलाज के दौरान महिला कर्मी को सिविल सर्जन ऑफिस में बुलाया गया और बयान लेने के बाद उसे घर भेज दिया गया। महिला कर्मचारी की माने तो वह नागरिक अस्पताल की फिजिशियन ओपीडी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त है। अस्पताल के पीएमओ की ओर से पिछले 2 महीने से उसे कमरा नंबर 1 में बार बार बुलाया जा रहा था और शारीरिक शोषण के लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा था। जब महिला कर्मचारी ने इसकी शिकायत सिविल सर्जन को करनी चाहिए तो पीएमओ ने उसे नौकरी से हटा देने की धमकी देनी शुरू कर दी। इसी दबाव में आकर उसे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि माना कि मामला बेहद गंभीर है, इसलिए मामले की निष्पक्षता से जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखो, पूरा मामला जैसे अभी ये 1-1.5 घंटा पहले मेरे संज्ञान में आया है और मैं उस लड़की से मिलके भी आया हूँ अभी। तो उसने फिलहाल हमें ये बताया कि उनके ऑफिसर्स द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। उसने 3 कर्मचारियों के नाम बताए हैं। किस तरह से परेशान किया जा रहा है ये सभी अभी वो बताने की स्थिति में नहीं है। वहीं बीते दिन भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर शाहबाद में किसानों ने यूरिया की ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ हल्ला बोला है। आपको बता दें कि किसानों का कहना था कि खाद विक्रेताओं के पास भरपूर मात्रा में खाद थी, लेकिन ब्लैक करने के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी। किसान खाद का इंतजार करते रहे लेकिन किसानों को खाद नहीं मिला, जिसके चलते किसानों ने एग्रीकल्चर विभाग के एसडीओ के कार्यालय में भी दस्तक दी थी। वहीं एग्रीकल्चर विभाग के एसडीओ जितेंद्र मेहता ने बताया कि खाद विक्रेता से बैठक की और सख्त आदेश दिए हैं। जितेंद्र मेहता ने कहा कि करनाल से खाद आनी थी, वहीं लोकल मैनेजर ने किसानों को गुमराह किया गया या फिर सही तरीके से नहीं बताया, जिसके चलते खाद न मिलने के कारण किसान परेशान भी हुए और कार्यालय में आकर अपनी समस्याओं को भी रखा। इफ्को में खाद आना था। इफ्को में खाद जो था यहाँ रैक नहीं था, रैक था करनाल से सप्लाई आनी थी। जो यहाँ लोकल मैनेजर था उसने फार्मर्स को मिसगाइड किया या बताने में उससे कोई गलती हुई। फार्मर सुबह 10 बजे इससे पहले ही आ गए, इनफैक्ट 9 बजे ही आ गए और खाद 2 बजे आना था। तो वो जैसे जैसे जिसको पता चलता रहा वो भीड़ लगती रही। अब वहाँ खाद ना मिलने के कारण किसान परेशान हो गए। वो हमारे ऑफिस में भी गए कि भाई खाद की अवेलेबिलिटी। अब रैक को जहाँ तक है उसकी खाद की स्थिति, खाद रेगुलर आ रहा है। वहीं सोनीपत में पिछले कई सालों से किराए के भवन में चल रहे कंज्यूमर कोर्ट को अब बदलने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर वकील मायूस नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर वकीलों ने लघु सचिवालय में कंज्यूमर कोर्ट के लिए भवन देने की गुहार लगाई है।
साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत के आसपास ही कंज्यूमर कोर्ट होना सही रहेगा। इससे लोगों की परेशानियां कम होगी, जिसको लेकर अब डिप्टी कमिश्नर से गुहार लगाई गई है। आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनीपत की तरफ से डीसी साहब को एक ज्ञापन देकर आए हैं। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर को जो कमीशन है हमारा यहाँ पर, उसको बिल्डिंग किराए पर ली हुई थी, लेकिन उसको कोर्ट द्वारा बेदखली के ऑर्डर हो चुके हैं और वहाँ से कोर्ट शिफ्ट होनी है। तो यदि वहाँ से, और वो अभी गवर्नमेंट द्वारा बिल्डिंग तो सेंक्शन है, लेकिन बिल्डिंग बनने में भी टाइम लगेगा। यदि कोर्ट कैंपस यदि दूर जाती तो वकीलों में काफ़ी दिक्कत और परेशानियां खड़ी होंगी और लोग कंज्यूमर्स भी परेशान होंगे। तो लिटिगेशन के लिए हम ये चाहते हैं वो कोर्ट दूसरी जगह ना जाकर कोर्ट कैंपस में ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट की जाए। और हमारे पास या डीसी के परमिशन साहब के, और वो कभी भी यहाँ कोर्ट कैंपस में नहीं आई, हमेशा बाहर रही है किराए के मकानों में। और अब जो हमारे कोर्ट के बिल्कुल नज़दीक थी ये कंज्यूमर फोरम की कोर्ट, वो वहाँ से हटा दी गई है। उसके ऑर्डर हो गए बेदखली के। और हम यहाँ परसों डीजे साहब से मिले थे। डीजे साहब ने हमें गाइड किया कि आप डीसी साहब से मिलो और यहाँ जो जगह खाली है इसके लिए आप दरख्वास्त दो। हमने वो ज्ञापन दिया आज कि कंज्यूमर कोर्ट बाहर ना जाकर यहाँ कोर्ट कैंपस में ही इसको स्थापित किया जाए। वही खबर गुरुग्राम से है, जहां केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जैव विविधता पार्क की आधारशिला कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पानी की समस्या हमारे पूरे दक्षिणी हरियाणा की बड़ी समस्या रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानी बचाने के लिए जो काम किए वह अनुकरणीय है। साथ ही हरियाणा सरकार के दक्षिण हरियाणा में किए गए कार्यों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल स्तर बचाने के लिए बेहतरीन काम किए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएसआर और गुजरात गुरुग्राम में जल स्तर बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि ये जो पानी की समस्या हमारे इस क्षेत्र की है, उसका संज्ञान हमारी हरियाणा की सरकार ने भी लिया, भारत सरकार ने भी लिया। तो सबसे पहले तो मैं सराहना चाहूंगा इस इनिशिएटिव को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया और जिसको फॉलो सूट हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लिया। हमारे दक्षिण हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो दिल्ली के इर्द गिर्द हैं और दोनों के अंदर एक ऐसी बड़ी बड़ी लेक थी जो बचपन से मैं देखता आया था। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी देखा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।